उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ दौरा। आज शाम 7 बजे उत्तराखंड भवन पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ नगर के लिए 200 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा सीवेज सिस्टम। केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना के तहत बनेगा। अलग अलग स्थानों पर बनाए जाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। भाजपा कार्य समिति में जोशीमठ आपदा पर चर्चा। 14 सदस्यीय टीम ने शहर से लौटकर सौंपी रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार अगले 2 साल में बनवाएगी 50,000 पॉली हाउस। सीएम धामी बोले किसानों को मिलेगा भरपूर लाभ। अंकिता भंडारी की मां ने सीएम धामी को डीएम के माध्यम से भेजा पत्र। पत्र में अंकिता की मां ने डीजीपी जितेंद्र रावत के बजाय अन्य किसी भरोसेमंद वकील से पैरवी कराने की उठाई मांग। धनोटी, चक्राता और चारधाम में ताजा बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से बड़ी चुटरन। आज भी रहेगा ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सीएम पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ दौरा है। आज शाम 7 बजे उत्तराखंड भवन पहुंचेंगे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ दौरा। आज शाम 7 बजे उत्तराखंड भवन पहुंचेंगे सीएम धामी। शाम 7 बजे उत्तराखंड भवन पहुंचेंगे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ दौरा। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ दौरा। आज उत्तराखंड भवन पहुंचेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ दौरा। आज जोशीमठ नगर के लिए सीवेज सिस्टम बनाया जाएगा। आपको बता दें कि 200 करोड़ की लागत से सीवेज सिस्टम को बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना के तहत बनेगा सीवेज सिस्टम। अलग अलग स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 200 करोड़ की लागत से बनेगा सीवेज सिस्टम। बनेगा सीवेज सिस्टम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 200 करोड़ की लागत से सीवेज सिस्टम होगा बनकर तैयार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में बनेगा सीवेज सिस्टम। अलग अलग स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। जोशीमठ नगर के लिए सीवेज सिस्टम बनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 200 करोड़ की लागत से सीवेज सिस्टम बनेगा। अलग अलग स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। अलग अलग स्थानों पर बनेगा सीवेज सिस्टम।
भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायवाला में शुरू हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी शामिल हैं। पहले दिन संगठन के भावी कार्यक्रमों और नगर निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक की रणनीति बनाई गई। दूसरे दिन मुख्यमंत्री सीएम धामी सरकार में ओहदेदार पार्टी नेता शामिल हुए। पहले दिन प्रदेश स्तर पर जिले स्तर के पदाधिकारी बैठक में सम्मिलित हुए। हमारी हर तीसरे माह में प्रदेश की कार्य समिति होती है। हमारा मुख्य रूप से आगामी कार्यक्रमों का जो विषय है उन विषयों पर चर्चा करेंगे, राजनीतिक प्रस्ताव पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ पन्ना टीम, इस बार नया लक्ष्य हमारा है, पन्ना टीम तक हमारी कार्य समिति में किस रूप में क्रियारूप कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उसकी चर्चा करेंगे और सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार, वो आम जनता तक जाए, उसमें पूरी प्रकार की चर्चा बैठक में हम लोग करने वाले हैं। हाँ, लोकसभा का चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम चुनाव है, हर रणनीति को व्यापक स्वरूप कार्य समिति दिया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा अब तैयारी कर रही है। भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव पर मंथन होगा। पहले दिन संगठन के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर बैठक में मंथन करेंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनाव को लड़ा जाए और आगे जीत हासिल की जाए। साथ ही दूसरे दिन मुख्यमंत्री सरकार की भूमिका तय करेंगे, जिसमें प्रदेश के आला दर्जे के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर मंथन होगा। ऋषिकेश से बसंत कश्यप के न्यूज इंडिया। नानकमत्ता पुलिस की चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से एक चोरी की गई बाइक बरामद की गई है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने कार का शीशा तोड़कर मोबाइल भी उड़ाया था। बौली साहब रोड पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बाइक की जांच की। बाइक सवार ने दस्तावेज मांगने पर वहीं नहीं दिखा सका। पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। पुलिस के द्वारा 2 चोरियों के मुकदमे में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक मोटरसाइकिल का चोरी का था और एक आईफोन चोरी का मुकदमा था। तो दोनों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बाइक भी बरामद हो गई और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो गया है। अब तीनों मुलजिमों का रिमांड लिया जा रहा है और इसमें विवेचना प्रचलित है। भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायवाला में शुरू हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम संगठन के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर रेलवे फाटक पर एक युवक को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची ज्वालापुर पुलिस ने युवक को बड़ी मुश्किल से भीड़ से छुड़ाया और ज्वालापुर थाने लेकर पहुंची। इस मामले में पीड़ित परिजन की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक सीतापुर में मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें सूचना मिलने पे जब पुलिस गई तो आपस में मारपीट चल रही थी। जब पता किया गया तो एक छेड़छाड़ का मैटर सामने आया, जिसमें पोस्को में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है उसमें। देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया जो पोस्को का मुकदमा कायम हुआ है उसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे और इस तरह की कोई भी आगे जानकारी प्राप्त होती है या एविडेंस प्राप्त होते हैं तो उसमें आवश्यक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अंकिता भंडारी की मां ने अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को डीएम के माध्यम से पत्र भेजा है। इस पत्र में अंकिता की मां ने डीजी से जितेंद्र रावत के बजाय इस केस की पैरवी यानी किसी भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफिस के
वकील से करवाने की मांग उठाई है। दरअसल सरकार द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीजीपी जितेंद्र सिंह रावत को इस केस की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया, लेकिन अंकिता के परिजन इस केस की पैरवी जितेंद्र रावत के बजाय अन्य वकील से करवाना चाहते हैं। ऐसे में मौजूद पैरवी के लिए वकील बदलने की मांग अंकिता की मां ने सीएम धामी से की है। वहीं अंकिता की मां ने सीएम को भेजे मांग पत्र में आरोपी पुलकित के पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के दौरान उनका प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रखने की मांग की है। हमारे घर में मतलब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये केस फास्ट ट्रैक के तहत चलेगा और ये नज़ीर बनेगी, मतलब कि सबको मतलब एक उदाहरण रहेगा, मतलब कि हाँ कि सरकार ने मतलब बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा था कि एक परिवार को मतलब एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। मतलब उन्होंने न फास्ट ट्रैक के तहत न कुछ, क्योंकि अगर फास्ट ट्रैक के तहत होता तो ये केस अभी इतना लंबा नहीं चलता। अभी इतना ही देख लो आप, नार्को टेस्ट में भी कितने वो दिया था ना, सरकार ने दिया था तो उन्होंने हमें बताया भी नहीं और अपनी मर्जी से मतलब। अच्छा, तो आपने इसमें उनके लिए वो बनाया है ज्ञापन। सर हमें क्यों नहीं पूछा जा रहा है यार, अपनी मर्जी से जब तो हमें क्यों नहीं पूछा जा रहा कि मतलब कि किसको मिलता। महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय पेंचुक्सला जूनियर, सब जूनियर और टीम प्रतियोगिता में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को विकासनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक मन्ना सिंह चौहान ने पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। ये राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता थी जो महाराष्ट्र के नंदेड़ में आयोजित हुई थी और जूनियर कैटेगरी जिसमें प्री टीन, सब जूनियर, जूनियर बच्चे खेलते हैं 8 साल से लेके आपके 17 साल तक के बच्चे, जिसमें उत्तराखंड टीम में 45 बच्चे गए थे और उसमें से 14 मेडल आए हैं, जिसमें 12 मेडल जो आए हैं वो हमारे विकासनगर के बच्चे लाए हैं। MA स्पोर्ट्स अकेडमी है जो 2 जगह चलती है, एक विकासनगर में एक हरपटपुर में। इस अकेडमी के बच्चे लाए हैं जिसमें 1 गोल्ड और हमारे 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। आमतौर पर बुरांश मार्च से अप्रैल माह में खिलता है, मगर बीते कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन के चलते बुरांश का फूल समय से पहले ही खिलने लगा है। इस वर्ष दिसंबर के बाद से ही बुरांश का फूल खिलने लग गया और जनवरी माह में सुर्खलाल जंगल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 3 माह पहले ही बुरांश खिलने से स्थानीय लोगों को चिंता होने लगी। मिल रहा है। इससे 2 साल पहले अगर आप देखते हैं बुरांश मई जून में खिल रहा था और मतलब ऐसे नहीं कि 1-2 फूल आ रहे थे, पूरा जैसे बुरांश खिलता है इस तरह खिल रहा था। तो उसको पूरी जाड़ों में बारिश ही नहीं हुई, मई जून में बारिश हुई तो तब खिल रहा था। तो वो जो मॉइस्चर मिलेगी तभी खिलेगा बुरांश का। बिल्कुल बहुत सालों से लग रहा है, बहुत सालों से ये लग रहा है कि जो पर्यावरण में एक वो पड़ा है। पहली बात तो आप अगर देखते हैं ना तो पहाड़ों की जो टॉप है वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे सीमेंट और इस तरह के बड़े बड़े मकान बनने शुरू हो गए। तो नेचर भी किसी ढंग से इस ढंग से अपना बचाव करता है, लेकिन एक चिंता का विषय है वाटर लेवल प्लेन्स में यहाँ सब घटते जा रहा है। अब आप देखिए जाड़ों के दिन है, हम गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो इवन मैं हायर हिमालय में गया था, गंगोत्री रीजन में, तो बर्फ़ का वॉल्यूम कम हो गया ग्लेशियर में, क्रिवेसेस जगह जगह फट जा रहे हैं। आप 1 महीने बाद उसी रास्ते से आते हैं तो वो रास्ता आपको नहीं मिलता है। तो परिवर्तन तो बहुत तेज़ी से हो रहा है और वाकई में एक चिंता का कारण है। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कालाडूंगी तहसील के अंतर्गत ज्यादातर क्षेत्र जंगलों से सटे हुए हैं, जिस कारण जंगली जानवरों द्वारा आए दिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कालाडूंगी तहसील के कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत नंदपुर गैबुआ गांव में गन्ने और गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं खेतों के चारों तरफ लगी सोलर फेसिंग तारों और खंभों को भी क्षतिग्रस्त कर रही है। हम पूर्व में फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना दे चुके हैं इस मामले में। ये लगातार कई वर्षों से हाथी हमारी फसलों को नुकसान करता हुआ जा रहा है। जैसे कि कल रात 2-3 हाथी आए थे और उन्होंने मेरी सोलर फेंसिंग को भी तोड़ा है और गेहूं की फसल को भी नुकसान किया है।
हम तो प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि हमारा जो मुआवजा होता है वो प्रदान करें, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से चलती रहे। विभाग से निवेदन करना चाहता हूँ कि भविष्य में भी हमारी फसलों पर फॉरेस्ट द्वारा जो ये जंगली जानवर हैं, रात को हाथी, दिन में बंदर व नीलगाय, इनसे बचाव का कार्य किया जाए। हमने अपनी फसल को अपनी तरीके से जितना हम बचा सकते हैं, हमने सोलर फेंसिंग भी की है, जो हाथी द्वारा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। हमारे क्षेत्र में जो गैबुआ, आनंदपुर, खेमपुर में हमारे काश्तकार मोहन सिंह नेगी जी द्वारा हमें बताया गया कि कल रात हाथियों द्वारा उनकी गन्ने और गेहूं की फसल को पूरी तरह रौंद दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए और हम लोगों ने यहाँ पे मुआयना भी किया। तो मेरी वन विभाग से यह मांग है कि लगातार इस क्षेत्र में जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और पूर्व में वन विभाग द्वारा यहाँ पे सिर्फ नाम मात्र के दिखाने के लिए जो एक सोलर फेंसिंग करी गई थी, तो हमारी वन विभाग से डिमांड है कि उस सोलर फेंसिंग को दोबारा चालू करवाया जाए और यहाँ पे काश्तकारों का जो जंगली जानवरों से नुकसान हो रहा है, हाथियों द्वारा नुकसान हो रहा है, और इसमें जो भी उनके द्वारा मुआवजा दिया जाता है उसकी फाइलों में बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए शीघ्र उसमें मुआवजे की जो है व्यवस्था करी जाए। उत्तराखंड सरकार को घेरने का कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। जोशीमठ आपदा के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में मकानों में दरारें आ रही हैं। कांग्रेस द्वारा इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को उत्तराखंड आने का न्योता दिया गया, मगर अब तक कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं हो सका। हरिद्वार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का कार्य किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी पर जमकर वार भी किया। बहुत चिंताजनक, अत्यधिक चिंताजनक है। और हमने मुख्यमंत्री से 2 बार भेंट करके, बल्कि 2-3 बार मिले हैं, और बार भी लोग मिले हैं, उनको सलाह दी है और उन तक अपनी बात पहुंचाई है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करो की मांग की, क्योंकि हम जानते थे राज्य के पास संसाधन नहीं है, ये बड़ी चुनौती है। और मगर दिल्ली वाले तो केवल अपनी बात सुनाते हैं, किसी के मन की बात तो सुनते नहीं। तो उत्तराखंड के मन की बात थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा माना जाए। मोदी जी ने अनसुना कर दिया है और हम समझते हैं केंद्र सरकार के सामने जबरदस्त तरीके से हमारा पक्ष रखा जाना चाहिए। हम लोगों ने जो यहाँ का नेतृत्व है, हम सब ने उनसे कहा है कि वो आए, क्योंकि उनने चिंता व्यक्त की। ये चिंता उनकी तरफ से थी हिमालय को लेके। पूरा हिमालय दरक रहा है, इसके लिए सरकार को ठोस नीति बनाने की जरूरत है। और जो विकास शुरू हुआ था, अगर उसमें कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है या जो टेक्निकली जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पूरा इलाका एनटीपीसी के खिलाफ है, लेकिन सरकार बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए उसको क्लीन चिट दे रही है। तो जो कॉर्पोरेट्स के आगे, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, घुटने टेक के बैठी है। खबर लक्सर से, जहां पर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने लक्सर चंदन पैलेस के क्षेत्र की करीब 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर एक बार फिर अनोखी मिसाल पेश की है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लक्सर, खानपुर, भगवानपुर और लंडौरा क्षेत्र में 21 पर वर वधु अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ लक्सर के चंदन पैलेस पहुंचे, जहां पर विधायक उमेश कुमार और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद पैलेस परिसर में बनाए गए 16 विवाह मंडप और 6 निकाह स्थलों पर दोनों समुदायों को वर वधुओं का अपने रीति रिवाजों के मुताबिक पंडितों और मौलवियों द्वारा सामूहिक रूप से विवाह निकाह कराया गया। में हमारे उमेश शर्मा जी द्वारा पहली बार किसी अच्छे पद पर बैठे व्यक्ति ने समाज के हित का कार्य सोचा है। और उमेश शर्मा जी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और विधायक हमारे समाज के क्षेत्र के। इन्होंने हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के लोगों को साथ लेकर के चले हैं और तीसरी बार मैं इनके साथ में ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम करवा रहा हूँ। बहुत सुंदर कार्य है, बहुत अच्छा संदेश समाज को जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने गरीबों के लिए, निर्धन कन्याओं के लिए और समाज के लिए हित के कार्य को सोचा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि हमने शुरू में भी कहा था कि समाज में जो निर्माण कार्य हैं वो कभी रुकेंगे नहीं, क्षेत्र का विकास नहीं रुकेगा। लेकिन मुझे लगता है क्षेत्र के विकास के साथ साथ समाज का विकास होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक गरीब व्यक्ति अपनी बिटिया की शादी करता है तो लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए उसको कर्ज लेना पड़ता है, जिसका ब्याज वो सारी ज़िंदगी उतारता रहता है, लेकिन वो मूल नहीं चुका पाता। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस ज़िंदगी भर के बोझ से, उस तकलीफ से बचाना। शादी करा रहे हैं, इनसे इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए।
बस इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा विवादित बयान दिया गया था। इसके बाद पूरे देश में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ। साधु संतों द्वारा भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई गई थी, मगर उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ट्विटर पर साधु संतों पर अमर्यादित टिप्पणी की गई। इसके द्वारा कहा गया कि मेरे बयान का विरोध करने वाले संतों, महंतों, धर्माचार्य या जाति विशेष लोगों का क्या कहा जाए। महाशैतानिया जल्लाद बयान के बाद निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशन गिरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हिदायत देते हुए कहा कि साधु संतों से माफी मांग लो, नहीं तो हमारे नागा सन्यासी आपको ठीक कर देंगे। महामंडलेश्वर कैलाशन गिरी का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस पर बयान दिया, उसके बाद साधु संतों पर भी उंगली उठाई। ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि खराब हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देकर अपने अन्य धर्मों से प्रेरित लगते हैं और इसका कोई लालच दिया गया है। उसमें निकल गए तो क्या है? ठीक है आप स्वामी प्रसाद जैसे लोग पहले उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर, अब भारतीय अस्मिता के धरोहर, भारतीय परंपराओं के धरोहर साधु संतों पर उंगली उठाया है। निसंदेह उनकी बुद्धि जो है वो विक्षिप्त हो गई है और मैं आचार्य होने के नाते मैं उन्हें एक सीख देना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद जी, आप जिस प्रकार से आज भारत के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, या तो आप अन्य धर्म के लोगों से प्रेरित हैं, या तो आपको बहुत बड़ी कोई लालच दे दी गई है, बहुत बड़ी लालच दे दी गई है, या बहुत बड़ा आपको एक पद या पैसे मिलने का लालच मिल चुका है, क्योंकि बीजेपी से आप